हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम आप लोगों को पता भी होगा शीत युद्ध, उसका जो हमने पहला पार्ट डिस्कस करा था वो आप लोगों के साथ करा था। और बाकी जो नहीं इसको देख पाए वो लोग हमारे बाकी जो वीडियोस उसमें देख लें वहाँ जाकर चैनल पे। और आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है या फिर कह सकते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें सारे के सारे जो आज छोड़ा था हमने पिछली क्लास में वो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर देंगे। और उसके बाद आपको जो फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ से आपके लिए क्लास जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा वो हम अगली इसमें उसको वहाँ से डिस्कस करेंगे। बट आज हम यहाँ पर आपको जो पार्ट नंबर इसका 2 है चैप्टर फर्स्ट का, वो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए, जो आपकी जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर काम आएंगी। वो यहाँ से उसका एक तरीके से बेसिक है। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन आ गया पहला, ये क्वेश्चन आपसे देखिए किस तरीके से पूछा जाता है कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ पर कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या होती है। देखिए जब हम इसको इस तरह समझना है, ये वैसे तो बात 1972 की है, यानी कि 1972 के बाद की कह लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की व्यवस्था निकल कर सामने आई थी। उससे पहले क्या था कि जो यूएनओ ने क्या करा था, इसमें आपको बता दूं मैं, ये जो नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ये व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये लाई गई थी यूएनओ के द्वारा। ठीक है, आपको बताना है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी देखें यहाँ पर, तो ये हमारा है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1972 के बाद। और ये चीज़ जो है ये किसके लिए की गई थी, जो लोग, जो देश अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे, उन देशों का आर्थिक विकास अच्छा करने के लिए या उनको बड़े देशों से शोषण से बचाने के लिए इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल उन्होंने बताया आप लोगों की, ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। इसका मतलब था कि जो छोटे छोटे देश अभी आज़ाद हुए हैं रिसेंटली, उन देशों का विकास करवाना है और उनको बड़े देशों के शोषण से बचाना है। उसके लिए इन्होंने एक ये व्यवस्था निकाली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था कह सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी व्यवस्था रही देशों के लिए। अब इसमें देखना है कि इस व्यवस्था के अंदर क्या उद्देश्य थे, ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें जोड़ी गई थी, कि इस व्यवस्था को किस आधार पर बनाया गया था या इसके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला आता है कि हमें इन देशों का समर्थन करना, जो देश अभी अभी उभरे हैं उन देशों का समर्थन करना है और उनको क्या देना है, उनको हमें प्रौद्योगिकी सहायता देनी है। यानी कि जो बड़े देश हैं उनके द्वारा क्या करवाना है, छोटे देशों की प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी फील्ड में उसको बेहतर करवाना है। इसी को हमने क्या कहा, प्रौद्योगिक सहायता। तो ये हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। यानी कि सिंपल सी फॉर्म में अगर आप बताऊं आप लोगों को, तो ये छोटे देशों का विकास करने के लिए किया गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी दिलवाने की बात की गई। यानी कि जो बड़े लेवल पर जो हमारा व्यापार होता है या WTO में शामिल होने के लिए हिस्सेदारी की बात की गई कि भाई छोटे देशों को भी हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जोड़ना चाहिए, ताकि वो लोग भी अपना व्यापार करके विकास करने की इच्छा रख सकें। तो ये भी क्या करा गया, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक तरीके से उद्देश्य था, ये भी एक उनका प्लान था। बाकी उनमें संचार विकसित करना था कि भाई उनके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है संचार की हो या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन हो, संचार हो, वो सब चीज़ें उसके अंदर डालनी थी। जो छोटे देश थे जिनके पास अभी पूरे तरीके से संचार व्यवस्था सेटल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पर उन देशों को सैटेलाइट वगैरह से जोड़ना या उनका कम्युनिकेशन अच्छा करने की जिम्मेदारी भी यूएनओ ने ली और कहा कि हम इस व्यवस्था के आधार पर, इस व्यवस्था के द्वारा ये सारे काम करेंगे। ठीक है, लास्ट था हमारा आर्थिक विकास में योगदान। इन सभी पॉइंटों को अगर हम देखें तो ये सभी पॉइंट हमारे मिल करके आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। और सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो जितनी भी तरीके से बताया कि यूएनओ ने उनकी देश की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए ये काम किया था, उनका आर्थिक विकास तेज करने के लिए ये व्यवस्था लागू की थी। तो बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन और एग्जाम में आ भी चुका है कई बार 3 नंबर में 4 नंबर में। तो आपको यहाँ पर इसको समझना है। ठीक है, उसके बाद क्या था, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है
कि भारत और शीत युद्ध, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और शीत युद्ध, हमें ये बताना है कि शीत युद्ध के समय में भारत ने क्या भूमिका निभाई या भारत की स्थिति उस समय कैसी थी। तो जैसे कि अगर हम देखें तो शीत युद्ध काल में भारत की भूमिका उदासीन थी। उदासीन समझते हैं, न्यूट्रल थी, यानी कि वो किसी भी गुट में नहीं गया, तो वो एक तरीके से उदासीन हो गया। मतलब ना तो उसने किसी दूसरी जो गुट था उसको शामिल करा, ना उसने कोई अपना अलग से गुट बनाया। तो हमने उस स्टेज को या उस कह सकते हैं कि उस कंडीशन को हमने कहा कि वो उदासीन व्यवस्था थी भारत की। भारत ने किसी भी तरह का कोई गुट नहीं अपनाया, इसीलिए भारत उस समय उदासीन था या गुट निरपेक्ष था। ठीक है, लेकिन उसने किसी भी गुट को शामिल में ना होने का दृढ़ निश्चय भी किया। कहा कि भाई मैं किसी तरीके से भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा। ये भारत की रणनीति थी कि भाई किसी भी तरह के गुट में शामिल नहीं होना। उसके बाद भारत ने अपनी कौन सी नीति अपनाई, तो वो आप लोगों को पता भी होगा कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करा और उसके बाद उसने कहा कि निशस्त्रीकरण पर बल देना चाहिए। देखिए मैं ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा तरीके से इसको बता रखा है, वहाँ पर आप दोबारा देख लीजिए जा करके। बाकी जो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि निशस्त्रीकरण पर बल देना, यानी कि जो हमारा निशस्त्रीकरण क्या होता है, हथियार ना बनाना। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, हथियार ना बनाना। तो इसको बिल्कुल सही कहा गया कि भाई भारत ने कहा कि हथियार नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हथियार जब बनेंगे तो फिर उनका इस्तेमाल भी होगा। तो हथियारों पर पूरी तरीके से भारत ने कहा कि हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। ये भारत की नीति शुरुआत से ऐसी रही है, ठीक है, ये अब से नहीं है। बट उसके बाद बदलाव आया, वो उसके रीज़न थे, कंडीशंस थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी यहाँ पर उसने एक चीज़ और कही कि भारत ने क्या कहा कि जो नए देश हैं, नव स्वतंत्र देश हैं, उनका हमें क्या करना है, सपोर्ट करनी है, समर्थन करना है। ये भारत की नीति रही। और उसने तभी सबको एक अलग से कहा कि हमें कोई गुट नहीं बनाना, हमें एक साथ रहना है, बट हमें अपने गुट का नाम कोई रखना नहीं है, हम एक गुट निरपेक्ष रहेंगे, हमें अलग रहना है गुटों से। और वही हमारा एक तरीके से एक दूसरे का आंदोलन बन जाएगा, हमें उस आंदोलन में शामिल होना है, जिसका नाम को पता ही गुट निरपेक्ष आंदोलन था। तो भारत ने जितने भी छोटे देश थे उनका सपोर्ट करने के लिए बड़ी मेहनत की और उनसे कहा कि आप लोगों को भी ये सभी चीज़ों पर बल देना चाहिए, जैसे कि ये निशस्त्रीकरण पर बल देना, उपनिवेशवाद, इन सभी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप हमेशा तक के लिए उपनिवेशवाद से दूर हो जाएंगे या फिर अपने आर्थिक विकास को भी कर पाएंगे। उसके बाद भारत की एक नीति और थी कि भारत ने कहा कि उपनिवेशवाद का विरोध करना चाहिए। उपनिवेशवाद का मीनिंग पता है आप लोगों को कि भाई जो लोग गुलाम बना लेते हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होती हैं, पावरफुल कंट्रीज, छोटे देशों को अपना क्या बना लेती हैं, उपनिवेश बना लेती हैं, उसे हम उपनिवेशवाद की नीति कहते हैं। तो भारत ने इस नीति का जो कह सकते हैं खंडन शुरुआत से कर रखा है, क्योंकि देखिए भारत एक बहुत पुराने टाइम से ही उपनिवेश रहा है। अगर हम देखें तो 200 साल ब्रिटिश, उससे पहले मुगल, मतलब एक तरीके से देखें तो भारत की जो स्थिति थी वो ज़्यादातर उसके साल उपनिवेशवाद में ही गुजरे हैं। इसी वजह से भारत कहता है कि ये जो पीड़ा है उपनिवेशवाद की, ये कोई और देश इसका इस्तेमाल या कह सकते हैं इसका भोग ना करे। तो वो इसके कट्टर विरोधी रहता है उपनिवेशवाद के। और बाकी हमारा है सैन्य गुट से दूर रहना। भारत ने ये भी कहा कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना। जितने भी सैन्य गुट थे, देखिए वो दो गुट अलग हैं, अमेरिका सोवियत संघ मैं मानता हूँ वो गुट है, लेकिन उनके भी कुछ गुट थे, कह सकते हैं कि उनके जो सब ग्रुप थे वो क्या थे, नाटो, वारसा, सेटो, है ना, सीटो, सेंटो। तो भारत ने कहा कि हमें उन गुटों के अंदर भी शामिल नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि वो फिर से सेना वगैरह के बात करेंगे, उसमें हमें हथियार चलाने पड़ेंगे, तो हमारी नीति का विरोध हो जाएगा। इसलिए भारत ने किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होने को बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक आइडियल माना कि हमें किसी भी तरीके से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि शस्त्र नियंत्रण संधियों पर जो भी हमारी वर्णन करना है, जो भारत ने शस्त्र नियंत्रण पर किस तरीके से संधियों पर साइन की। ये खाली भारत की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। और इसमें क्या हुआ था कि खास करके वो देश हैं जिनके पास ज़्यादा मात्रा में परमाणु हथियार थे, उनके लिए संधि को रेडी किया गया था। और इन संधियों का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि आने वाले टाइम पे आप यहाँ पर इस संधि पे हस्ताक्षर कर दी, ताकि हम आने वाले टाइम में किसी तरह का हम परमाणु का इस्तेमाल ना करें। तो परमाणुओं का इस्तेमाल से बचने के लिए इस एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया, और इसी को हम कहते हैं शस्त्र नियंत्रण की जितनी भी हमारी संधियां रहेंगी। इसके लिए क्वेश्चन और आता है, इसके इसी से मिलता जुलता है। वो ऑप्शन में पूछते हैं कि परिक्षेपास्त्रों को कम करने की संधियां। परिक्षेपास्त्र मतलब परमाणु के शस्त्रों को बनाने के लिए जो भी संधियां, वो भी यही है और ये भी यही है। बाकी इसमें देख सकते हैं जो संधियां थी वो संधि कौन कौन सी थी। पहली थी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी कि परमाणु का बहुत ही सीमित मात्रा में आपको क्या करना है, परीक्षण करना है,
या अगर आप परीक्षण कर भी रहे हैं तो सिर्फ आपको उसका जो उद्देश्य है वो आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि आप उसको युद्ध के लिए परीक्षण नहीं कर रहे, आप उसे एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या और अन्य आपका कोई काम हो उसके लिए कर सकते हैं, बट आपका जो उद्देश्य है वो युद्ध वाला नहीं होना चाहिए। ये इस संधि के अंदर था, ठीक है। ये 5 अगस्त 1963 को कह सकते हैं कि बनाई गई थी। उसके बाद एक और संधि थी, उसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि। इसका मतलब था कि देखिए, अगर आपके पास परमाणु है तो कोई बात नहीं, आप उसको नष्ट करें तो और अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अगर है तो आप उसको दूसरे को ना बताएं। क्यों? अगर आप दूसरे को बताएंगे तो फिर जो दूसरा वाला है वो कहेगा भाई अगर तेरे पास 5 परमाणु है तो फिर मैं 10 परमाणु बनाऊंगा। इसीलिए अपने पास अगर आपके पास परमाणु मौजूद हैं तो उसका आपको प्रसार नहीं करना। इसी का नाम था परमाणु अप्रसार संधि, जो कि 1 जुलाई 1966 को 1968 को बनाई गई थी, ठीक है। इसका प्रॉपर मीनिंग ये सिर्फ यही था कि हमें परमाणु का प्रचार प्रसार नहीं करना। उसके बाद एक और निकल कर आई, उसका नाम था सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। देखिए इसमें भी यही था कि जो हथियार बिल्कुल तबाही कर सकते हैं लाइक परमाणु या बड़े बड़े और भी मिसाइल जो होती हैं उन सब चीज़ों का परिसीमन या जो उनका उनमें एक कह सकते हैं कि एक सीमा के अंदर उनका हमें कह सकते उनका यूज़ करना चाहिए एक सीमा में। यानी कि आपने उनको अनलिमिटेड रूप से बना के रख लिया है कि भाई आने वाले टाइम में हम इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत ही कम मात्रा में उनका इस्तेमाल या उनको बनाना है, ठीक है। दूसरा था सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी कि उनको बहुत ही कम, देखिए न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम करना है आप लोगों को, उनका इस्तेमाल न्यूनीकरण मात्रा में करना है, बहुत ही कम मात्रा में, जिसे कहते हैं ना मिनिमम रूप से उसको आपको यहाँ पर करना है। ये 31 जुलाई 1991 में संधि का हस्ताक्षर हुए थे, या कह सकते हैं इसको बनाया गया था। तो इस तरीके से ये हमारी संधियाँ, इन सभी जो डेट दिख रही है आप लोगों को, ये सभी वो डेट हैं जिसपे इन संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे, और बाद में कुछ सालों के बाद या 1 साल 2 साल में ये सारी की सारी संधियाँ प्रभावित हो जाती थी, मतलब प्रभावी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे देशों में, वर्ल्ड में लागू हो जाती थी। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। बाकी जो भी इस चैप्टर में से अब कोई क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सब आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। बाकी जो भी आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके अलग से समझा दूंगा। और अब हम यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 होगा, दो ध्रुवीयता का अंत, हम चैप्टर नंबर जो 2 पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का अगली वीडियो में। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको सभी तरह के जो एग्जाम में आएंगे जितने भी क्वेश्चन, उसमें 3-4 तरीके से मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक ही जो इम्पोर्टेंट उसमें 3-4 टॉपिक्स हैं, उसमें उसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरे तरीके से याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोगों का जो बेस है वो आगे तक के लिए बेहतर हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी आपको देखना है, और जब तक के लिए आप लोगों को हमारी वीडियो को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं वो आपको पहले से मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 7 तक हो चुकी हैं कंप्लीट। और अगर आप लोग नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ये तो मैं कहूँगा ही। और उसके बाद अगर कोई भी तरीके की आपको इसमें दिक्कत आ रही हो, कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप उसको कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वहीं रिप्लाई कर दूंगा। वरना कुछ अगर बड़ा कॉन्सेप्ट होगा तो मैं उसको समझा दूंगा आप लोगों को अलग से, ठीक है। तो बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।